सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा नाज़रीन, अगर आपके पास किसी की मदद करने के लिए वाफिर वसाइल हों तो ऐसे में या तो आप दूसरों की मदद करेंगे या फिर आप बेहिसी का मुजाहरा करते हुए ज़रूरतमंद को नज़रअंदाज कर देंगे, या एक और सूरत हो सकती है और वो क्या, वो ये कि आप मदद तलब करने वालों को ज़बानी कलामी तसल्लियाँ देंगे। परेशान ना हो, तसल्ली रखो, हौसला रखो। हालांकि इन तसल्लियों से ज़रूरतमंद या मदद तलब करने वाले के मसले का हल तो नहीं निकलेगा, सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा, लेकिन अगर कोई सिर्फ दिखावे के लिए तसल्लियाँ देकर या हौसला देकर मोहताज शख्स को ये जिताने की कोशिश करे कि वो उसके साथ खड़ा है, तो ये रवैया किसी भी तौर पर इंसानी रवैया तस्वुर नहीं हो सकता, बल्कि ये बेहिस्सी की पीक होगी। अब ऐसी एक हिकायत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जिसमें बेहिस्सी का एक अंसर जो है वो नुमाया नज़र आ रहा है। कहानी कुछ यूँ है कि एक कुत्ता बीमार हो गया और वो मौत की कश्मकश में था। उसका मालिक पास बैठा ना आंसू बहाए चला जा रहा था। मालिक अपने कुत्ते से एक्चुअली प्यार बहुत करता था, इस कदर प्यार करता था कि वो रोए चला जा रहा था, मुसलसल रोता जा रहा था और साथ ये भी कह रहा था कि हाय मेरा कुत्ता, मुझ पर तो आसमान टूट पड़ा, इसे क्या हो गया, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, क्या ऐसा करूँ जिससे मेरे प्यारे कुत्ते की जान बच जाए। अच्छा, इसी तरह से ना वो ऊँची आवाज़ से रो रहा था। इतने में एक फ़कीर वहाँ से गुजरता है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। फ़कीर वहाँ से गुजरता है और कुत्ते के मालिक को यूँ बेहाल देखकर, रोता देखकर पूछता है कि भाई खैर तो है, क्यों इतना रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। कुत्ते के मालिक ने जवाब दिया कि क्या कहूँ, कौन मेरी फरियाद सुनने वाला है। मेरा ये कुत्ता जिसके सर पे मौत मंडला रही है बड़ी खूबियों वाला है। चिराग लेकर भी ढूंढोगे ना तो ऐसा कुत्ता नहीं मिलेगा। रात को मेरे मकान की हिफाजत करता है, निगहबानी करता है, क्या मजाल के कोई परिंदा भी इधर पर मारे। अच्छा, मालिक फ़कीर से बोला कि ये कुत्ता नहीं है बल्कि इसे शेर कहो, शेर, ये शेर है, बड़ी बड़ी रोशन आँखों वाला, हैबतनाक, ऊंचा कद, दौड़े तो हिरन को भी शिकस्त से 2-4 कर दे। इसे देखकर चोरों और लुटेरों की तो रूह फना हो जाती है। कमान से निकले हुए तीर की तरह शिकार के ताकुब में निकलता है। इन खूबियों के साथ साथ बला का बेगर्ज और वफादार भी है ये कुत्ता। इसे शेर कहो, मैं इसे जो देता हूँ वो चुपचाप खा लेता है। फ़कीर बड़ा मुतासिर हुआ, बेहद मुतासिर हो गया कि ये तो वाकई शेर है। उसने कहा कि इसको मसला क्या है, तेरे कुत्ते को तकलीफ़ क्या है, क्या इसको कोई ज़ख़म आ गया, मोहलिक ज़ख़म आ गया। कुत्ते के मालिक ने जवाब दिया कि नहीं, भूख से इसका दम निकल रहा है और इसे कोई बीमारी नहीं है, कई दिन हो गए इसे कुछ खाने को नहीं मिला। फ़कीर परेशान हो गया। फ़कीर ने कहा कि भाई अब सब्र करो, इसके सिवा तो चारा ही क्या है, खुदा के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह ताला सब्र का फल भी देता है। इतने में फ़कीर की नज़र रोने वाले मालिक की कमर पर पड़ी, जहाँ कपड़े में कोई चीज़, आप समझे कि बंधी हुई पड़ी हुई थी। फ़कीर ने पूछा, मियाँ इस कपड़े में क्या चीज़ लपेटी हुई है। कुत्ते के मालिक ने जवाब दिया कि ये मैंने कल के लिए कुछ रोटियां और खाने का सामान रखा हुआ है। अब फ़कीर ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ। फ़कीर ने कहा कि अभी तू कह रहा है तो अपने कुत्ते से बड़ा प्यार करता है, और अगर इतना ही तुझे प्यार है अपने कुत्ते से तो उसे खाने को क्यों नहीं दे रहा रोटियाँ जो लपेट के रखी हुई हैं। वो शख्स कहने लगा कि कुत्ते से मुझे इस हद तक मोहब्बत नहीं है कि मैं अपनी रोटी इसे दे दूँ। रोटियाँ बग़ैर पैसों के नहीं मिलती हैं। ये जो आंसू इसके लिए मैं बहा रहा हूँ ना, ये तो मेरे पास मुफ्त में है, फालतू है, आंसू बहाने पर कौन सा खर्चा होता है, सो मैं इस पर अपने आंसू बहाए चला जा रहा हूँ। फ़कीर बोला कि तेरी इस अक्ल और मोहब्बत पर आफरीन ही कह सकता हूँ। तेरी मिसाल तो उस पानी के उस मशकीज़े जैसी है जिसमें पानी की बजाय हवा भरी हो। खाक पड़े तेरे सर पर, तेरे नज़दीक रोटी का एक टुकड़ा आंसू से ज़्यादा कीमती है। फिर उसको बताता है कि आंसू तो वो खून है जिसे गम और सदमे ने पानी बना दिया। अरे जालिम, खून की कीमत खाक के बराबर कैसे हो सकती है। अब इस हिकायत से सीखने वालों को क्या सबक मिलता है। सीखने वालों, मैं इसलिए कह देती हूँ अक्सर कि जो सीखना चाहें, बहुत से लोग हिकायतें सुन के, बातें सुन के, सुनहरी अल्फाज सुन के भी कुछ नहीं सीखते क्योंकि उनकी नीयत नहीं होती सीखने वाली। इस हिकायत से सीखने वालों को सबक मिलता है कि अगर तुम ज़रूरतमंद की मदद करने के काबिल हो तो उसके लिए हमदर्दी के ना चंद अल्फाज बोलना काफ़ी नहीं होते। वो भी ना बोलें, वो भी एहसान ना करें आप, बल्कि आप पे बाकायदा फ़र्ज़ हो जाता है कि अगर उसकी मदद कर सकते हो तो करो। अगर मसाइल का हल पास हो और उसके बावजूद मसले को हल ना किया जाए, इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा साफ, बड़ा क्लियर, कि फिर ऐसा शख्स बदनीयत है, उसकी नीयत में खोट है, जो चाहता ही नहीं है कि मसले का हल निकले। अब ये सूरत हाल, इस सूरत हाल से आपको कुछ याद आया? मुल्क की सियासत आजकल क्या हो रहा है, यही हो रहा है।
मुल्क मसाइल में घिरा हुआ है, लेकिन अपोजिशन रहनुमा सियासत का शौक़ फरमा रहे हैं। अपोजिशन की मिसाल ऐसे समझ लें जैसे एक शख्स किसी गहरे गड्ढे में गिर जाए तो बाहर खड़ा दूसरा शख्स जिसके पास नीचे गिरे शख्स को निकालने के लिए ना रस्सी भी है, सीढ़ी भी है, लेकिन उसकी नीयत नहीं है, वो ऐसा करेगा नहीं। वो ऐसा करे कि गिरे हुए शख्स को बल्कि मदद करने की बजाय गड्ढे के किनारे लेटकर अपना हाथ बढ़ाए, और ये जानते हुए भी कि जो गड्ढा है वो कितना गहरा है और वहाँ उसका हाथ पहुँचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन सीढ़ी और रस्सी इस्तेमाल ना करे। ऐसी सिचुएशन समझ लें आप। ठीक इसी तरह अपोजिशन हुकूमत की कानून साजी के लिए लाए गए हर बिल पर एतराज़ उठाने को अपना अव्वलीन फरीज़ा समझ रही है। चले मान लेते हैं कि अपोजिशन का यही काम है, बिल्कुल यही काम है कि हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करे, जहाँ हुकूमत गलत है पकड़े उनकी गलतियों को, तनकीद करे, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह करे, तनकीद बराए तनकीद ना करे कि इनको खुद भी ना पता कि हम तनकीद क्यों कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि गलतियों की जो निशानदेही वाली बात होती है, क्या गलतियों की सिर्फ निशानदेही करना काफ़ी है? बल्कि उसके लिए तो आपको तजावीज़ भी देनी होगी ना, फिर आपका पूरा काम मुकम्मल होगा। लेकिन अफसोस कि ज़ोर सिर्फ गलती निकालने पर है, इस्लाह पर कोई ज़ोर नहीं है, क्योंकि मकसद ही शायद एक दूसरे को नीचा दिखाना होता है। इस्लाह, हल, सोलूशन, मुल्क का भला, कौम का भला, ये अवाम का, ये तो मेरे ख्याल से तरजीहात में है ही नहीं ना। एक दूसरे को नीचा दिखाना है, बस ये तरजीहात हैं। अब आज पार्लियामेंट में होने वाला मुश्तरका इजलास इसी रवैये की एक आप समझ लें कि अमली तस्वीर प्रैक्टिकली नज़र आया। इजलास के शुरू में अपोजिशन की जानिब से माहौल को ख़राब करने की बाकायदा कोशिश की गई। कादिर पटेल आपे से बाहर हो गए, स्पीकर कौमी असम्बली को, यहाँ तक वो बाहर हो गया आपे से कादिर पटेल साहब के स्पीकर कौमी असम्बली को उन्हें ऐवान से बाहर निकालना पड़ा, और ऐवान के अंदर अपोजिशन अरकान शोर करते रहे, स्पीकर असम्बली के सामने आकर एहतजाज करना शुरू कर दिया। अच्छा, मुर्तज़ा जावेद साहब और शहरियार अफरीदी साहब भी इनमें तलकलामी हुई। अब इस मौके पर अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली पर तनकीद की कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द सिक्योरिटी क्यों खड़ी की हुई है। एहसन इकबाल साहब ने इस पर ट्वीट भी किए। वो कौमी असम्बली के सिक्योरिटी अमले की स्पीकर के डेस्क के घिराव वाली तस्वीर शेयर करके लिखते हैं, ज़रा चलाइएगा ट्वीट, साथ चला भी दीजिएगा ताकि नाज़रीन पढ़ भी लें। लिखते हैं जी कि ऐवान को महसूर करके जो कानून साजी की जा रही हो वो वाज़े करती है कि ये आइन वाली जमहूरियत नहीं है, बल्कि हिटलर वाली जमहूरियत नाफिज की जा रही है। और जी मुर्तज़ा जावेद ने स्पीकर के पास जाकर बिल की कॉपी फाड़कर स्पीकर को दे मारी। अब ऐसे में हुकूमत ये कहती है कि अपोजिशन की इसी बद तहजीबी की वजह से, हंगामा आराई और गैर जमहूरी रवैये की वजह से हुकूमत ने सारी तैयारी ऑलरेडी मुकम्मल कर रखी थी। अब नाज़रीन मैं क्या कहूँ, अफसोस का मुकाम है ना, अफसोसनाक सूरत हाल है। ये मेरे ख्याल से जो बच्चों की क्लास होती है, छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, उनकी क्लास में भी इस असम्बली से ज़्यादा डिसिप्लिन देखने को मिलेगा। और इतने बड़े बड़े ये लोग हैं, कितनी तालीम हासिल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और सबसे बड़ी बात ये इजलास जो है अवाम के पैसों पर होता है, और क्या किया जाता है यहाँ पे आए रोज़। अफसोसनाक सूरत हाल। अब आज कौमी इशूज़ पर एक बार फिर से ये जो ऐवान है मुक़द्दस जिसके साथ लगा हुआ है, मैं हमेशा कहती हूँ मुक़द्दस ऐवान, ये मछली बाज़ार बना के रख दिया गया। और पहली बार तो नहीं, वो अक्सर होता है, रोज़ की बात है हमारे लिए। अब हुकूमत ने बड़े बड़े बिल्स पास करा लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने से मुतालिक बिल्स को बिल आखिर कह दें कि मंजूर करा ही लिया गया। अब हुकूमत आज आवाम की कामयाबी का दिन करार दे रही है, जबकि अपोजिशन आज के दिन को जमहूरियत का स्याह तरीन दिन करार दे रही है। अच्छा, ईवीएम मशीन पर बिलावल जरदारी साहब ने ऐवान में खुलकर बात की है। बिलावल का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। जी, आपने देखा बिलावल साहब को सुना। अब ईवीएम जो मशीन है और बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको वोट देने का जो बिल ऐवान में पास हो चुका है, अब ऐसे में पीपल्स पार्टी आज से ही अगले इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे रही है, कहना शुरू कर दी है। और पीपल्स पार्टी हमेशा ही आपको पता है नपी तुली सियासत पर यकीन रखती है, बड़ी मेच्योर पार्टी वैसे अगर देखा जाए। बिलावल को ईवीएम मशीन पर तहफ़्फ़ुज़ात और ऐसे में हुकूमत सवाल ये उठाती है कि हुकूमत अपोजिशन के हर एतराज़ का जवाब देने और अपोजिशन को मुतमईन करने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत के बकौल अपोजिशन ने एक नहीं सुनी। हुकूमत अपोजिशन को ये भी कहती रही कि अगर अपोजिशन के पास इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कोई बेहतरीन तजवीज़ है तो वो पेश करे। हुकूमत की समझ में आया तो वो इन तजावीज़ को ज़रूर कंसीडर भी करेगी, लेकिन हुकूमत ये समझती कि अपोजिशन इस मामले पर अपोजिशन की नीयत अच्छी नहीं है, इसलिए सिर्फ बातें करती है और हुकूमत के हर इंतखाबी इस्लाहात के इक़दाम में रुकावटें खड़ी करने की बाकायदा कोशिश करती है, बाइस बनती है। अच्छा, बिलावल का ऐवान में खिताब करते हुए ये भी कहना था कि स्पीकर ने कहा है कि कानून असम्बली में लाने से पहले मुशावरत की जाएगी। हुकूमत के झूठ में स्पीकर का दफ्तर और ओहदा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने पहले ऑर्डीनेंस के जरिए यकतरफा तौर पर इंतखाबी इस्लाहात लाने की कोशिश की और आज बिलडोज करके इस्लाहात मंजूर कराना चाहते हैं।
अगर ये कानून मंजूर किया गया तो हम आज से अगले इलेक्शन नहीं मानेंगे, आज से ही। अच्छा, बिलावल ने ईवीएम मशीन पर अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि हुकूमत ज़बरदस्ती ईवीएम लाना चाहती है और स्पीकर अपने ओहदे की इज्जत करें, अपनी बात पर कायम रहें। जल्दी क्या है, हम आज से मिलकर बैठे हैं। आप हमारे एतराज़ात के बावजूद कवानीन मंजूर करवा रहे हैं। अगर बिल मंजूर कर लिया गया तो हम इंतखाबी इस्लाहात के मुतनाज़ कवानीन के ख़िलाफ़ अदालत में जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वोट पेरिस में डाला जाए, नतीजा मुल्तान का हो। अब नाज़रीन, पीपल्स पार्टी का ऐसा मानना है कि जब इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम मशीन पर एतराज़ात उठाए तो ऐसे में पीपल्स पार्टी ईवीएम मशीन को कैसे कबूल कर सकती। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में भले लाख इख्तिलाफ़ात हों, लेकिन ईवीएम मशीन पर जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुस्लिम लीग नून का भी नज़र आया और शहबाज शरीफ साहब भी ऐवान में ईवीएम मशीन की भरपूर मुखालफत कर रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। अरे सुना आपने, शहबाज शरीफ साहब ने बात करते हुए कहा है कि हुकूमत और इसके जो इत्तेहादी हैं पार्लियामेंट को बिलडोज़ कराकर पार्लिमानी रिवायात की धज्जियाँ उड़ाना चाहते हैं। इसका बोझ स्पीकर और मौजूद ऐवान के कंधों पर है। हमें चंद दिन पहले रात के अंधेरे में बताया गया कि अगली सुबह पार्लिमान का जो इजलास होगा और फिर जब इमरान खान साहब के इशाइये से पीटीआई के दर्जनों अरकान गैर हाजिर, इत्तेहादी इनकारी थे, तो फिर यकायक इजलास मौखर कर दिया गया। हुकूमती वज़रा ने कहा कि हमें मुत्तहिदा अपोजिशन से मशवरा करना है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत के मौक़िफ़ की भरपूर अंदाज में मुखालफत की है। क्या कहते हैं जी कि इंतखाबात के बाद अगर धांधली हुई हो तो फिर इसका शोर होता है, लेकिन ये पहला मौका है कि इलेक्शन से पहले ना सिर्फ ये ऐवान बल्कि 22 करोड़ अवाम धांधली का शोर कर रही है। हुकूमत के लोग ये जानते हैं कि अब उन्हें अवाम से वोट नहीं मिलना, लिहाजा कोशिश ये कि सिलेक्टेड हुकूमत मशीन के ज़रिए अपने इक़्तिदार को तूल दे सके, क्योंकि उनकी जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस कह लें कि ऐसी है कि वो वोट मांगने की पोजीशन में ही नहीं है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने ईवीएम मशीन को शैतानी मशीन तक करार दे दिया। ज़रा सुने, शैतानी मशीन। कहते हैं कि हुकूमत इस पर तकिया किए बैठी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक़ देने से मुतालिक भी इन्होंने अपनी राय का इजहार किया। कहते हैं कि हमें उनके वोटिंग के हक़ से इख्तिलाफ़ नहीं है, बल्कि हम इसकी तायद करते हैं, लेकिन बात कुछ और है, और वो ये है कि हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का नाम इस्तेमाल करके अपने मज़मूम मकासद में कामयाब होना चाहती है। अच्छा जी, अब सियासत पे जो गहरी नज़र रखते हैं उनका ये ख्याल है कि अपोजिशन को ये बात अच्छे से मालूम है, चंगे से मालूम है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इसको हुकूमत के हाथों शिकस्त हो सकती है, इसलिए वो हुकूमत पर आइंदा इंतखाबात में धांधली करने के इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला तेज़ से तेज़ तर करती चली जा रही है। अब अगर अपोजिशन को ये यकीन होता कि वो ऐवान में अपनी गिनती पूरी कर सकती तो अपोजिशन यकीनी तौर पर हुकूमत को चैलेंज करती कि हुकूमत जो मर्जी बिल लेकर आ जाए, हम अपनी सियासी ताकत से इसको नाकाम बना देंगे। लेकिन अपोजिशन को आज ऐवान में सियासी तौर पर शिकस्त हो गई। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने भी शहबाज शरीफ हमलों पर जवाबी वार किए हैं। ज़रा सुन लें, उनको भी क्लिप चलाइएगा टीम। अच्छा, कुरैशी साहब ने पहले बात करते हुए कहा कि हुकूमती अरकान ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जो गुफ्तगू है उसको ना सिर्फ सुना बल्कि संजीदगी से सुना। कहा गया कि आज तारीख़ी दिन है। मैं इत्तेफ़ाक़ करता हूँ कि आज वाकई तारीख़ी दिन है। आज ये ऐवान एक ऐसी कानून साजी करने चला है जिससे माजी की जो ख़राबियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। एक शफाफ जो इलेक्टोरल निज़ाम है वो मुतारिफ़ हो जाएगा। हम काला कानून मुसल्लत करना नहीं चाहते हैं, बल्कि माजी की जो काल है उसको धोना चाहते हैं। आज तारीख़ी दिन इसलिए भी है क्योंकि 1970 के बाद जितने भी इंतखाबात हुए सब पर सवालिया निशान लगाया गया। कभी पीपल्स पार्टी ने कहा धांधली हो गई, कभी मुस्लिम लीग नून ने कहा धांधली हो गई, तहरीक इंसाफ ने भी 2013 में कहा था कि धांधली हो गई। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की बात का जवाब देते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम कानून साजी को बुलडोज़ करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये कोई राज नहीं है। हमने आपसे रुजू किया लेकिन उस वक्त आपने उस पर तवज्जो नहीं दी। अच्छा, इन्होंने मज़ीद ये कहा है कि जी ईवीएम मशीन को शैतानी मशीन करार दिया गया है। ये मशीन दरअसल शैतानी सोच को दफन करने के लिए लाई जा रही है, शैतानी सोच को। अच्छा, अपोजिशन की जानिब से कहा गया है कि हम तारीख़ी गलती करने जा रहे हैं। मैं कहूँगा कि अपोजिशन तारीख़ी कानून साजी के ख़िलाफ़ खड़े होकर तारीख़ी गलती करने जा रही है। कुरैशी साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने से मुतालिक अपोजिशन की जो मुखालफत है उसका जवाब देते हुए यहाँ तक कहा कि ये कैसा दोहरा मयार है कि उनके डॉलर कबूल है, वोट कबूल नहीं है। अब नाज़रीन, इस पूरी सूरत हाल को अगर देखा जाए, जो सिचुएशन है, तो हुकूमत अपोजिशन को बाकायदा ताना दे रही है कि वो अपने ज़मीर का सौदा करने बिल के हक़ में अपना वोट कास्ट करती, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका। अब ऐवान में शिकस्त के बाद अपोजिशन के रहनुमा शहबाज शरीफ साहब और बिलावल अपनी राय का इजहार कर रहे थे। एक और क्लिप होगा शहबाज शरीफ साहब का, बिलावल का, ज़रा चलाइएगा।
अरे सुना आपने, शहबाज साहब बिलावल हुकूमत के पार्लियामेंट में बिल्स की मंजूरी को मानने को तैयार नहीं है। ख़ासतौर पे बिलावल और शहबाज शरीफ ईवीएम मशीन और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक देने पर बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं, जिस पर हुकूमत का मौक़िफ़ ये कि क्योंकि अपोजिशन को इस बात का अच्छे से अंदाज़ा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और अगले इंतखाबात में भी इमरान खान साहब पहले से भी ज़्यादा भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाएंगे। ये वजह है कि इस वजह से अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के बिल को मानने को तैयार ही नहीं है। अब हुकूमत इसे अपनी बहुत बड़ी फतह कामयाबी करार दे रही है और यही वजह है कि आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की ऐवान में एंट्री के वक्त जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बड़ी मस्बत रही। मैं अक्सर कहती हूँ कि बॉडी लैंग्वेज और तासुरात एक्सप्रेशन वो सब कुछ बता देते हैं कि यहाँ और यहाँ चल क्या रहा है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बात करते हुए वोटिंग मशीन पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात को समझ से बालातर करार दिया और इमरान खान साहब ने कल और आज बात क्या की, क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। जी, तो सुना आपने इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब आज बहुत ही कॉन्फिडेंट, पूरे एतमाद दिखाई दिए। आज एक सहाफ़ी ने इनसे सवाल किया कि आप इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, क्या आप अक्सरियत होने के बावजूद किसी चीज़ से परेशान हैं? तो उन्होंने कहा कि जब एक खिलाड़ी खेल के मैदान में कदम रखता है ना, तो वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरता है और अपने हरीफ से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश भी करता है। अब अगर देखा जाए तो आज हुकूमत ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और मुश्किल तरीन बिल जैसे तैसे करके, कहने कि पार्लियामेंट से मंजूर करवा ही लिए जैसे तैसे करके। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से एक दिन पहले ईवीएम वोटिंग मशीन पर बात करते हुए कहा था कि ये मशीन धांधली का रास्ता रोकने के लिए मददगार साबित होगी। लेकिन पता नहीं अपोजिशन को इस मशीन से क्यों इतना खौफ आता है, इतना डर लगता है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने तो मुश्तरका इजलास के होने से एक दिन पहले ही कहने कि अपनी शिम कर लिया था और एस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि वो ज़बरदस्ती हुकूमत के इत्तेहादियों को पार्लियामेंट में लाना चाहती है। ये ज़रा चलाइएगा मौलाना साहब का क्लिप, क्या कहते हैं मौलाना साहब, क्या कहते हैं जी कि हुकूमत चल नहीं रही है, हुकूमत चलाई जा रही है और हम चलाने वालों को भी जानते हैं और चलने वालों को भी जानते हैं। मौलाना साहब आप इतना कुछ जानते हैं, जब आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, काश आप ये भी जानते कि कश्मीर के लिए काम कैसे करना है, क्या कुछ करना है, आप क्या कुछ करते रहे। काश आप ये सब कुछ भी जानते। लेकिन हम तराशियों का सिलसिला है ना, ये फिलफौर जल्द अज जल्द बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुल्क का भी नुकसान हो रहा है, अवाम का भी नुकसान हो रहा है। काश आप लोगों को बात समझ आ जाए कि ऐसे मज़ीद नहीं चल सकते, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल ज़रदारी साहब ने कहा है कि पूरे मुल्क को पता होना चाहिए कि आज मुश्तरका इजलास में हुकूमत की जीत नहीं बल्कि शिकस्त हुई है। उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि अगर कौमी असम्बली के 342 और सेनेट के 100 अराकीन हैं तो इसका मतलब यही है कि मुश्तरका इजलास से बिल मंजूर करवाने के लिए हुकूमत के पास 222 वोट कम अज़ कम ज़रूरी हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि ज़बरदस्ती कानून साजी की हुकूमत की जो कोशिश है उसको अदालत में चैलेंज करेंगे और ये कि जी हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नहीं मानते, आप इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नादरा को देना चाहते हैं। हम इलेक्शन कमीशन के शाना बशाना खड़े हैं और इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात और सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कायरा साहब, हुकूमत बड़ी खुश है और कहती है कि जी मुत्तहदा अपोजिशन मिलकर भी अपने नंबर पूरे नहीं कर सकी है, क्या कहेंगे आज के मुश्तरका इजलास पर? देखिए, अपोजिशन वो होती है जिनके पास नंबर कम होते हैं और हुकूमत वो होती है जिनके पास नंबर ज्यादा होते हैं। पहली बात तो ये है कि ये कहना कि इसमें अपोजिशन नाकाम हो गई, अपोजिशन को फेलियर हो गया, ऐसा कतई नहीं है। ये काम भी हुकूमत का है, हुकूमत के पास मेजॉरिटी थी। हुकूमत के इस गैर कानूनी हथकंडे को रोकने के लिए अपोजिशन ने भरपूर कोशिशें की हैं। उन कोशिशों के नतीजे में जो कुछ हुकूमत ने किया है, कल तक इनके इत्तेहादी इनसे नाराज थे, आज वो राजी हो गए, पता नहीं कैसे हो गए। लेकिन जो बिलावल साहब ने कहा है वो रूल्स की बात है, वो कानून है। 1973 में जब जॉइंट सिटिंग के रूल्स तय किए गए तो उसमें रूल 10 है, अभी निकाल लीजिए। वो रूल कहता है कि जॉइंट सिटिंग से पास होने वाला कोई भी कानून, भले वो अमेंडमेंट्स के साथ हो या अमेंडमेंट्स के बगैर हो, वो कानून पास होने के बाद वो पास होगा दोनों ऐवानों की कुल मेंबरान की कसरत से, अक्सरियत के साथ। ठीक है। और वो कैसे होगा, अक्सरियत क्या बनेगी? इस वक्त 342 तादाद है हमारे हाउस की
होती है, कौमी असेंबली 100 सेनेटर हैं, जो 442 उनका हाफ 221 होता है, और 50% इज नॉट मेजोरिटी, 50% प्लस 1 मेजोरिटी, और प्लस 1 इज 222, तो गोल्डन नंबर इज 222, जो एज पर रूल्स इनके पास नहीं था और इनके कोई प्रिपरेशन नहीं थी, लिहाजा तोड़े पड़े हैं। लेकिन इन्होंने पहली काम तो ये किया, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो कंसेंसस का एक तरीकाकार था उसको वायलेट किया बहुत बुरी तरह, और खास तौर पे ये कानून जो इलेक्शन लॉज हैं इसको किसी जमात की कसरत की बुनियाद पे पास नहीं किया जाता, बल्कि उसमें हुक्मरान जमात एक फरीक होती है। देखिए ना डॉक्टर साहब, बड़ी सिंपल बात है, अगर किसी जमात के पास 2/3 अक्सरियत आ जाए और वो कल अपने तई इलेक्शन कमीशन को पूछे भी थे, अपने तई अजलास बुलाए और बिल पास कर दे कि जी कल से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन खत्म, सिर्फ हमारी जमात रहेगी और किसी जमात को हम अलाउ नहीं करते, और ये इलेक्शन लॉज खत्म करते हैं और हमारी जमात का जो फैसला होगा वही इस मुल्क का फैसला होगा, तो क्या ये पास हो जाएगा बिल? क्या बिल एक्सेप्ट हो जाएगा? इसी तरह हुकूमत ने आज जो बिल पास करने की कोशिश की है उसमें एक फरीक है, वो अगर वो उस फरीक से बढ़ के कोई बिहेव करना चाहेंगे और वो इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन करने का तरीकाकार क्या है, इलेक्शन कमीशन ऐसी तजावीज तमाम जमातों को बुला के लार्जर स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत करके और फिर वो बिल हुकूमत के जरिए असेंबली में भेजता है, वहां पे उसका फैसला होता है। अगर ये तरीकाकार अडॉप्ट नहीं किया गया तो यकीनन एक गैर कानूनी गैर आईनी हरकत है। हम उसको कल भी अपोज करते थे, आज भी अपोज करते हैं। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, बिलावल साहब ने भी आज पार्लियामेंट में कहा था कि अगर ये मुतनाज़े कानून साजी होती है तो फिर आज से ही अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं, और हुकूमत ये कहती है कि जिस बिल की वजह से अब जो अगले इलेक्शन है वो मजीद शफाफ हो जाएंगे, इलेक्शन नताइज पे कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। कायरा साहब, आवाम बड़ी कंफ्यूज है कि किसकी बात को माना जाए, जरा आवाम को समझाइएगा, बड़े सीनियर सियासतदान हैं। हुकूमत तो कहती थी कि ये इलेक्शन भी बड़े शफाफ, और वो कहते हैं कि अगले इलेक्शन भी बड़े शफाफ होंगे। हुकूमत का तो यही क्लेम है ना, हम कहते थे इलेक्शन में धांधली हुई है, वो कहते थे इलेक्शन शफाफ हुए हैं। अब इनके अगर ये इलेक्शन शफाफ है तो अगले और शफाफ हो जाएंगे। इसीलिए बिलावल साहब ने कहा कि इस मुतनाज़ा कानून साजी के नतीजे में बनने वाला जो कानून है, अगर इसके तहत इलेक्शन होंगे तो हम आज कह रहे हैं हम उसको नहीं माने। ठीक है। और ये अच्छा कायरा साहब, आपका बड़ा एक और बात आपको बता, जी प्लीज, तरह की कानून साजी हमारे में बिल्कुल नहीं चला करती, ना ये कानून चल पाएगा, ना ये कर पाएगा, ना इस पे अमल दरामद होगा, ना इलेक्शन कमीशन इस पे अमल दरामद कर सकता है, ना सियासी जमातें इसको एग्री कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जैसे मुल्कों में जहां बहुत पोलराइज्ड माहौल होता है, वहां पे कोशिश की जाती है कि जो कानून साजी है वो इत्तेफाक राय से इसलिए की जाए कि सारे लोग उसको ऑन करें, उस कानून साजी को अपोज ना किया जा सके। बस फर्ज करें, आप क्या समझती है कि हुकूमत अगले साल में चली जाती है, नई जो हुकूमत आएगी वो हुकूमत आते ही सबसे पहला काम ये करेगी, अगर वो पहले इसको खत्म ना कर सकी या इसको स्ट्राइक डाउन ना करा सकी तो वो आते ही सबसे पहला काम ये करेगी कि इसको खत्म। और इलेक्शन कमीशन अगर जी नहीं है तो फिर क्या कर लेंगे? ठीक है, फिर एक और बड़ी चीज हुई है। ठीक है कायरा साहब, आप एक छोटी सी बात सुन लीजिए, देखिए ना क्या कमाल जी, प्लीज जी। पाकिस्तान के अंदर ईवीएम के जरिए जो इलेक्शन कराया जाएगा उसमें वोटर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम नादरा के सेंट्रल डाटा से इंटरलिंक के जो इंटरनेट के जरिए लिंक नहीं करेंगे, आइसोलेटेड मशीन्स होंगी, क्योंकि अगर इंटरनेट का यूज हो तो वो हैकिंग हो सकती है। और ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए आप उसी इंटरनेट के जरिए वोटिंग कराना चाहते हैं, ई वोटिंग, तो ये क्या दुई? एक तरफ आप कहते हैं कि उसके जरिए 90 लाख वोट के हमने कास्ट कराना है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि यहाँ नहीं हो सकता कि उसमें हैक। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, अब दो सवाल हैं, एक तो ये कि जो अगर बिल मंजूर हो तो इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद है इस कानून पर अमल दरामद करने के लिए, दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट से जो मंजूर शुदा बिल होता है उसको जब अदालत में चैलेंज करने की बात की जाए तो अदालत में चैलेंज करने से क्या वाकई अपोजिशन को फायदा होगा? देखिए पहली बात तो यह है कि फायदा नुकसान तो नहीं, अपोजिशन जिस बात को दुरुस्त समझती है उसको वो कर, और हम समझते हैं बहुत सारे कानून स्ट्राइक डाउन हुए इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना, कानून को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करना ये अदालत का इख्तियार है, लिहाजा अदालत के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। अगर बिलावल साहब ने कहा है तो बिल्कुल जाएंगे और हमें तवक्को है, और अगर
फर्ज करें ऐसा नहीं भी होता, हमें अगर फर्ज करो यहाँ से हम इसको नहीं रोक सके, तो क्या हमें इसको ट्राई नहीं करना चाहिए था? अपोजिशन का ये मतलब नहीं है कि कहना कि अपोजिशन हार गई। वो भाई अपोजिशन के पास तो वोट होते ही कम है, इसलिए अपोजिशन होती है। अगर हमारे पास अक्सरियत हो तो हम हुकूमत में बैठते हो, फिर आप सिटिंग गवर्नमेंट। बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। अच्छा कायरा साहब, ये जो बिल है ये मंजूर होने के बाद इलेक्शन कमीशन क्या पाबंद है इस कानून पर अमल दरामद करने का, या फिर इलेक्शन कमीशन इस पर एतराज़ात उठा सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन भी कोर्ट में जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमी रखता है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। उसका जो मैंडेट है, उसका जो फेयर एंड फ्री कराने का मैंडेट है, वो उसको आइन ने तफवीज किया है। ये भी एक तफरीक है। कुछ वो ऑटोनोमस पार्टीज होती हैं जो बाय, कुछ वो होती हैं जो बाय कॉन्स्टिट्यूशन बनती है। इलेक्शन कमीशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोनोमस पार्टी है और उसकी असाइनमेंट भी बाय कॉन्स्टिट्यूशन उसको असाइन हुई है, लिहाजा वो भी जा सकते हैं। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन की इस्तेदाद कार अगर नहीं है, आपने कानून बना दिया, मतलब फर्ज करें आज आप कानून बना दें कि पाकिस्तान में अब अगले जो ट्रेनें चलेंगी वो मैग्नेटिक ट्रेन होंगी। रेलवे कहता रहे कि जी हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास बंदे नहीं है, मशीन नहीं है, हालात ऐसे नहीं है, लेकिन आप कहते हैं हमने चलानी है, आप बिल बना देते हैं, कानून बन जाता है। लेकिन अगर रेलवे में इस्तेदाद ही नहीं है तो उस कानून को क्या करना? ठीक है, ठीक है। अच्छा कायरा साहब, कुलभूषण के हवाले से बिलावल साहब ने कहा है कि जी हुकूमत कुलभूषण को एनआरओ देने जा रही है, जबकि हुकूमत ये कहती है कि जी आप लोग सियासत कर रहे हैं, मुल्क की मुफाद नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो आलमी अदालत इंसाफ है उसके फैसले की वजह से जासूस को अपील का हक देना पड़ रहा है। इस पर ज़रा आपका मैं कॉमेंट चाहूँगी। देखिए, बड़ी सिंपल बात है, पाकिस्तान को एक फैसला करना चाहिए। इनको अपना केस उन्होंने बड़ा पुअरली लड़ा है, वहाँ पे इनको अपना केस बेहतरीन तरीके से लड़ना चाहिए था। कुलभूषण हमारा दुश्मन है, उसने हमारे बच्चों का, हमारे शहरियों का, हमारी सिपाह का कत्ल कराया है और उसने इकरार किया है। उसके बाद कौन सी अपील और कहाँ की अपील? ये पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है और अगर सॉवरेनिटी की कीमत भी अदा करनी पड़े तो हम करनी चाहिए। ये इस पे मेरे राय तो बड़ी क्लियर। ठीक है जी कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पार्लियामेंट ने हुकूमत का इंतखाबी तरमीमी बिल 2021 मंजूर किया है, जबकि इसके साथ साथ समंदर पार पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोटिंग का हक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का बिल भी पास कर लिया गया है। अब इसके साथ भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को आलमी अदालत इंसाफ नजरसानी बिल 2021 भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर किया गया है। अच्छा, दूसरी जानिब मुत्तहिदा अपोजिशन ने आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला भी किया और इस हवाले से एक कमेटी भी कायम कर दी गई है। कमेटी में पीपल्स पार्टी मुकेश नाइक साहब और नून लीग के अता तारड़ साहब और दीगर अरकान शामिल होंगे। इन आइनी तरमीम पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अफजल खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर कानूनदान एडवोकेट आरिफ चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मोहम्मद अफजल खान साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। खान साहब, आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की जो तजवीज़ है वो मुस्तरद करते हुए इस पर 37 एतराज़ात उठाए थे। अच्छा, बिल मंजूर होने के बाद क्या इलेक्शन कमीशन पाबंद है इस कानून पर अमल दरामद करने के लिए, या फिर इलेक्शन कमीशन एतराज़ात उठा सकता है? बिल्कुल हेजिटेट भी नहीं कर सकता। जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल करना होता है। और दूसरा, मैं आपको ये बता दूं कि मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि जी इलेक्शन कमीशन मुखालफत कर रही है ईवीएम की। फिजा, ये ये ऑन द रिकॉर्ड है कि हमारी असेंबली और सेनेट में कमेटियाँ मुख्तलिफ बनी। एक सुगरा इमाम कमेटी थी, उसका तमाम रिकॉर्ड मौजूद होगा। तमाम पार्टियों के लोग इसमें शामिल थे। 164 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इसका फ्लैग बियरर है, इसलिए कि हमने बड़ी रिसर्च की कि जो रिगिंग है उसको कैसे रोका जाए। तो इसमें रोकने के तरीके पे हम अल्टीमेटली जहां पहुंचे वो ये था कि बात यह है कि प्रिजाइडिंग अफसर बिक जाते हैं, रिटर्निंग अफसर बिक जाते हैं। जरदारी साहब ने सही कहा था, वो आरओ का इलेक्शन था, मैंने भी कहा था कि आरओ का इलेक्शन था। अच्छा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेक्नोलॉजी आप एडॉप्ट करें। बात यह कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएगा? अभी आपको चंद महीने पहले जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे तो उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, आप ऐसे तरीके अडॉप्ट करें कि लोग ये खरीदो फरोख्त ना कर सके। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक ना मानी। सुप्रीम और एक बात सुने कि जब ये सारा केस किया था इमरान खान के धरने का, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही उसको सुन रहे थे, उसने 40-41 रिकमेंडेशन दी। उन रिकमेंडेशंस में उनको ये कहा कि आप अपना सिस्टम ठीक करें। देखो इलेक्शन कमीशन मेरा है और मैं आज आपके तवज्जो से इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कि आप मेरी तरह ब्यूरोक्रेट हैं। मैं हमेशा कहता था कि ब्यूरोक्रेट होने चाहिए, इसलिए कि मैंने इंडिया में देखा 3 ब्यूरोक्रेट होते हैं, सिर्फ 3, लेकिन अच्छी शोहरत के मालिक, और वो ऐसा इलेक्शन करते हैं कि उसके ऊपर एतराज़ नहीं होता। इसलिए कि इलेक्शन कराना एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। बात यह है कि हम उसके साथ अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो, और इलेक्शन कमीशन ने ये मंजूर नहीं किया था, ये हम एडवोकेट करते थे असेंबली में, इन सब को हमने ये हमारे लिए जो एक्स चेयरमैन नादरा थे उन्होंने बड़ा सलीम मोइन साहब उन्होंने बनाया था, कॉमसेट वालों ने बनाया था, दीगर बहुत इदारों ने बनाया था, बाहर से भी लोग आए थे, उसकी तमाम नुमाइश, वी वर द फ्लैग बियरर कि जी ये होना चाहिए। आज सडनली इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं, और ये कब कहता है फिजा? जब 2013 में एक दूसरी हुकूमत आती है। अगर देखिए इलेक्शन कमीशन अगर पार्टी बनती है तो फिर तो उसको न्यूट्रल, देखिए एम्पायर न्यूट्रल होगा। अगर एम्पायर पार्टी बनती है तो उसको 12वां खिलाड़ी या उस टीम में हिस्सा ढूंढना चाहिए। जब भी एम्पायर होगा वो उस एम्पायर की रिस्पेक्ट होगी जो न्यूट्रल होगा। तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होना चाहिए और होगा। और दूसरा ये कि वहां पे उनसे पूछना चाहिए अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। ये एल्फी वाले इस तरह के अपना इडियोटिक किस्म की बातें करना, वो तो किसी चीज में भी आप एल्फी डाल दें तो खराब हो जाएगी, और कौन इसमें डालेगा, क्यों डालेगा भाई। और एक चीज सुन लें, ये आज पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान इज द चैंपियन इन इट कि उन्होंने अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट दिया। जितनी डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए इंस्पिरेशनल है, और वो लोग भी देंगे। देखो मैं अमेरिकन एम्बेसी गया था, तो ये इलेक्शन ओबामा के होने से कुछ 2 हफ्ते पहले, तो हमने वहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए जाना था। तो उस बंदे को जो इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उसे कहा कि जी आप किसको वोट देंगे? उसने कहा मैं तो वोट दे भी चुका। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, हम तो अभी 2 हफ्ते बाद इलेक्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, फॉर ओवरसीज अमेरिकन जो सिस्टम है, तो मैंने कहा कि वी वुड लाइक टू गो देयर एंड स्टडी दैट सिस्टम बिकॉज वी वांट टू गिव राइट ऑफ वोट टू आवर ओवरसीज पाकिस्तानीज। बात यह है कि ये बहुत, और दूसरा ये कि मैं यूएन में 20 साल पहले रहा, मैं पैसे भेजता था, वो पैसे सीधे मेरे घर में पहुंचे हैं, कहीं ना मेरे पड़ोस में पहुंचे ना। और उन खुशकिस्मत लोगों में नहीं कि 25-25 अरब उनके पास आते हैं और उनको पता नहीं चलता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बात यह है कि चले ठीक है खान साहब, मैं आपकी इजाजत से आरिफ चौधरी तो वोट भी आ सकता है। कर लूं, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, आपने खान साहब को भी सुना। चौधरी साहब ऑपोजिशन ने ऐलान अभी किया कि जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा क्या पार्लियामेंट से मंजूर शुदा तरामीम या बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है? पहले तो आम नाजरीन को ये बात समझाइएगा, और अगर हो सकता है तो फिर कानूनी तौर पर हुकूमत के बिल्स किस बुनियाद पर अदालत से ख़त्म हो सकते हैं? ये ज़रा आप आसान अल्फाज में समझा दीजिएगा देखने वाले तमाम जो नाजरीन इस टाइम। डॉक्टर साहिबा, ये जो लेजिस्लेशन होती है असम्बली के अंदर, इसको जिस बुनियाद पे चैलेंज किया जा सकता है वो एक टच स्टोन है, और वो टच स्टोन को कहते हैं थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और ये बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी मैं आपको बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में ये अर्ज करूँगा कि जो भी आइन है, इंडिया का आइन है, पाकिस्तान का आइन है, उस आइन की अपनी एक रूह होती है। और वो जिस तरह के हमारे आइन जो हैं ये जमहूरी हैं और पार्लिमानी निज़ाम है। अगर कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन हो, कोई कानून साजी ऐसी हो जो उस रूह के मुनाफी हो, यानी वो गैर जमहूरी कोई या गैर आइनी कोई कानून पास किया जाए, तो उसको चैलेंज किया जाता है। और अब तक ज़्यादातर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन थी जो पर्सन स्पेसिफिक थी, मिसाल के तौर पर ये जो हमारे सिंध में एक लेजिस्लेशन हुई जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ था, और उसको नलीफाई करने के लिए वहाँ उन्होंने शोल्डर प्रमोशन या ये जी गैलेंट्री की बुनियाद पर लोगों को प्रमोशन दे रहे थे आउट ऑफ टर्न। उसे यानी जो बिल था, जो कानून उन्होंने सूबाई हुकूमत ने पास किया, असम्बली ने उसको सेटिस्फाइड किया अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद फिर चीफ सेक्रेटरी जो थे उनको उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई में भी तलब किया, और वो बड़ा रिपोर्टेड केस है।
इसी तरह जो बाकी केसेस आए हैं आपके अदालत में, वो ज़्यादातर वो थे जो 58(2)B की इंटरप्रिटेशन थी, या इस तरह जो ऐसे इकदाम थे जिन्हें गैर आइनी और गैर कानूनी कहा जाता था। ये ऐसा कदम नहीं है। इसमें एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि ये तरीक़ेकार मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बेसिकली ये जो 2 ऐवानों का कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहबा, ये कॉन्सेप्ट ये है कि पहले एक ऐवान ज़ेरी जिसे कहते हैं, और उसमें आए मामला जो जमहूरी तरीक़ेकार है पार्लियामेंट का में आए, और पार्लियामेंट का वो हिस्सा यानी जिसे आप ऐवान ज़ेरी कहते हैं उसमें आए, और वहाँ इस पे बहस हो, बहस के बाद वोटिंग हो, और उसके बाद ये बिल अगर वहाँ पास होता है तो फिर जाए सेनेट के पास, और सेनेट से पास होने के बाद फिर जाए प्रेसिडेंट के साइन के लिए। ये जो मुश्तरका इजलास करने का तरीक़ेकार है, इसमें ना तो किसी बिल पे बहस होती है, मतलब ये तो सिर्फ आपने अपने अददी एतबार से जब आप न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ आपकी हुई तो उस पर आपने लेजिस्लेशन कर दी। तो लेजिस्लेशन जो है मैं समझता हूँ कि कोई बुरी लेजिस्लेशन नहीं की, अच्छी की गई है, फवायद वाली की गई है, लेकिन तरीक़ेकार जो है वो अच्छा नहीं है, और वो उसकी मजबूरी हुकूमत की ये नज़र आ रही है कि चूँकि अपोजिशन ने तय किया हुआ है कि जो भी चीज़ हुकूमत की तरफ से आएगी वो किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे, और यही तकारीर उनकी जो थी आज हमने पूरी सुनी, उसमें कहीं सिवाय बिलावल भुट्टो के जिन्होंने कुछ उसके कानूनी पहलू जो थे बिल के शिके जो थी उस पर उन्होंने बहस की, बात की, बाकी जो कायदे इख्तराक थे उनकी सारी की सारी बातें जो थे रेटरिक था, और एक पॉलिटिकल उनका जो असर्शन है या पॉलिटिकल उनका जो एक नुक्ता नज़र है उसे उन्होंने प्रोजेक्ट करने की बात की। उन शकों के बारे में जो आइनी तरामीम थी, कानूनी तरामीम थी, जो कानून साजी के लिए जो शिके पेश की गई, उन पे उन्होंने बात नहीं की, तैयारी नहीं की। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये कानून साजी ये रहेगी, और क्योंकि इसमें ऐवान दोनों ऐवान जो है इकट्ठे होके उन्होंने एक फैसला किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब काफ़ी हद तक इस मामले में पीछे रह रही है। सुप्रीम कोर्ट के इवन हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जजमेंट्स और ऐसी आ रही हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी जो मामलात इनके हैं आपके तय करने आपको अपने पार्लियामेंट के अंदर, उन्हें हमारे पास ना लाए। तो सुप्रीम कोर्ट भी मेरा नहीं समझता कि इसे सेटिस्फाइड। सही। अच्छा खान साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने कभी खुद से क्यों नहीं इस बात पर जोर दिया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए? क्या वसाइल की कमी है, या फिर कहने का उनको डर है कि अगर कुछ मसला हो गया तो फिर उन पर धांधली के इल्जामात लग सकते हैं? नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता दूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि हमने इलेक्शन कमीशन में 2010-2011 में प्रोटोटाइप ये मशीनें बनाई थी, और इसकी अहलियत के बारे में कि इलेक्शन कमीशन क्या EVM पे कर सकता है इंतखाबात के नहीं, हमने तमाम टेक्नोलॉजी उसको कंप्यूटराइज किया है, और हमारे पास एक IT का बहुत बड़ा विंग हमने बनाया। आज से 10, 12, 13 साल पहले, 15 साल शायद हो गए होंगे। वो इसीलिए बनाया था कि हमने पेपर बेस्ड में हमने देखा कि लोग क्या कुछ नहीं कर सकते, और ख़ासकर जब एक दफ़ा फिगर गलत आ जाए और वो रिज़ल्ट उसी के ऊपर डिक्लेयर हो जाए, तो बेचारा वो जो बंदा पिटीशन करता है, हमने कानून बनाया था कि 120 दिन के अंदर अंदर फैसला हो, लेकिन वो जो लोग जज बन गए थे 120 दिन के लिए, तो उन्होंने फिर उसको लंबा किया, और अमूमन 5-5 साल गुजर जाते हैं, हुकूमत चली जाती है, तो मतलब है उस चीज़ ने काम नहीं किया। तो हमने ये कहा था, और ये हमने इलेक्शन कमीशन इस वक्त इस पोजीशन में है कि 6 महीने के अंदर अंदर EVM को अडॉप्ट करे। ये जो पेपर बेस्ड है ये बहुत मुश्किल और तकलीफदेह या प्रॉब्लमेटिक और खर्चे वाला है। ये बड़ा सस्ता, और इसमें चोरी के रास्ते 90% मैं आपको बताता हूं कि रुक जाएंगे। कौन कौन से चोरी के रास्ते, जब कभी आप डिटेल से इस पे बात करना चाहेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये चीज़ें इसमें नहीं हो सकती। देखिए आप कराची में हैं, कराची में जो ठप्पे लगते थे, और वो जो सारा जो मुझे बता दें कि वो स्कूल का हेडमास्टर वो MQM का मुकाबला कर सकता है, या हमारे कबायली इलाके में वो जो ख़राब तालिबान थे उनका मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर आपके सिंध में जो बड़े बड़े वडेरे हैं जिन्होंने उम्मे रुबाब के बाप, दादा और परदादा सबको कत्ल कर दिया है, और उस बेचारे
बेचारी को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो मुझे आप बताएं कि, और देखें एक वक्त था भुट्टो साहब को आम आदमी ने वोट दिए थे, आज उस पार्टी में सिर्फ खान नवाब और जागीरदार हैं। मैं आपको वो फराह शाह वाला वाकया सुनाना चाहता हूं जिसमें फराह शाह ने हमारी एक प्रिजाइडिंग अफसर को थप्पड़ मारे, और ट्रेजिडी ये है, और ये बहुत अफसोस के साथ मैं आपको बताता हूं कि इलेक्शन कमीशन में 2 पीपल्स पार्टी के जो आदमी थे, वो हामिद अली मिर्जा और रोशन निसानी, उसने कहा ये ठीक किया है जो इन्होंने फराह शाह ने किया है। बात यह कि अगर मीडिया ना उठाती और हमारे 3 बाकी मेंबर उस पर नोटिस ना लेते तो उसको देखें हमने अगर आप इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं कि इसमें मशीन है, मशीन ना तालिबान से डरती है ना किसी गुंडे से डरती है कि कोई मुझे गोली मार देगा। बात यह है कि वो मशीन होना चाहिए, और वो प्रोरागेटिव जो आज प्रिजाइडिंग अफसर और रिटर्निंग अफसर जो रिजल्ट तब्दील करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, वो हम मशीन को देना चाहते हैं, कैलकुलेटर को देना चाहते हैं। अब ये क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं हम 2 + 2 3 और वो पेपर पे हम जमा करके वो, और मैं आपको बता दूं फिजा सरगोदा में 7 से 1 मिनट 30 सेकेंड सरगोदा में 779 वोट थे, लेकिन वो जिसको जितवाना चाहते थे तो उन्होंने उसको 8779 वोट कर दिया। ये जब ईवीएम आएगी तो ऐसे नहीं होगा। चौधरी साहब आपकी तरफ आ रही है साहब, ये भारतीय जासूस जो कुलभूषण है उससे मुतालिक जो बिल है उस पर अपोजिशन तनकीद कर रही है, और हुकूमत ये कह रही है कि जी पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते कुलभूषण यादव को आलमी अदालत इंसाफ के अहकामात के तहत अपील करने की इजाजत देना चाहता है। इस पर आपका कॉमेंट चाहूंगी मैं। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि दुनिया में अगर आपने अपने आप को एक जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम वाला मुल्क साबित करना है तो राइट ऑफ अपील तो आपको हर सूरत में देना पड़ेगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यानी कोई जो तकलीफ दे बात है ना वो ये है कि ज़रा बराबर अपोजिशन इन चीज़ों को देखने के लिए तैयार नहीं। और जाते जाते एक कमेंट मैं ज़रूर देना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है वो मातहत इदारा है पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है, इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद करना है। इलेक्शन कमीशन पार्टी बन के नहीं खड़ा हो सकता। और आज अपना केस खराब कर लिया बिलावल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, जब उन्होंने ये कहा कि बजाय वहाँ बात करने के और इतराज़ करते कि ये मुश्तरका इजलास क्यों हो रहा है, मुश्तरका इजलास क्यों बुलाया जा रहा है, टेक्निकल पॉइंट्स पे बात करते, वहाँ उन्होंने कहा खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि हम अभी बिल पेश नहीं हुआ था, और उससे पहले उन्होंने कहा कि जी हम जाएंगे अदालत में जाएंगे। तो इस तरह की बात से ये जो तासर मिलता है, और साथ ये कहा कि जी हम अपोजिशन साथ खड़ी है इलेक्शन कमीशन के, तो इलेक्शन कमीशन की गैर जानबदारी जो थी, न्यूट्रलिटी जो थी, उसको भी उन्होंने दागदार किया, चैलेंज कर दिया। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन अगर अपने तौर पर कोई ऐसा लाया अमल इख्तियार करता है तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन तरमीम को बिल्कुल सेंक्टिफाई करेगी, और ये कानून बन चुका है और ये इसी कानून पे अमल दरामद होगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के हक में ये बात हुई है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हों, और टेक्निकली यानी किसी के पास ये इख्तियार ना हो कि वो लोगों को इंटीमिडेट करके ताकत के जरिए इलेक्शन को मैनेज कर सके, मैनेवर कर सके। ठीक है, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।